डियर स्टूडेंट्स, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ा, इसकी प्रमुख बोलियों के बारे में संक्षिप्त और अच्छा सा इसका परिचय हमने जाना समझा। हमने सांग परंपरा के बारे में पढ़ा, हरियाणवी उपन्यास साहित्य के बारे में पढ़ा और आज हम हरियाणवी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हरियाणा में भाषा में कविताएं लिखी गई है उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हरियाणवी कविता में क्या क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक हिंदी कविता का परिचय एवं प्रवृत्तियां। तो जो आधुनिक हरियाणवी कविता का परिचय एवं प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक हरियाणवी कविता से उस हरियाणवी कविता से जिसका आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से माना जाता है। अर्थात जो हरियाणवी कविताएं आजादी के बाद लिखी गई हैं उन्हें हम आधुनिक हरियाणवी कविता की श्रेणी में रखते हैं। श्री रघुवीर सिंह मराना, जिन्होंने हरियाणवी साहित्य का इतिहास लिखा है, उनके अनुसार आधुनिक हरियाणवी कविता की आधुनिकता के मूल में वैज्ञानिक दृष्टि, उससे उत्पन्न औद्योगिकरण तथा भौतिकतावादी सभ्यता और उसकी जटिल समस्याएं विद्यमान है। अर्थात जो रघुवीर सिंह मराना है, उन्होंने जिन्होंने हरियाणवी साहित्य का इतिहास लिखा है, उनके अनुसार जो आधुनिक हरियाणवी कविता है उसमें वैज्ञानिक दृष्टि है, औद्योगिकरण है, उससे उत्पन्न भौतिकतावादी सभ्यता वह सभ्यता होती है जहां पर धन को महत्व अधिक दिया जाता है, अपने निजी सुख के बारे में सोचा जाता है, उससे फिर जो जटिल समस्याएं समाज में है हम उनके बारे में बातचीत इसके माध्यम से करते हैं। तो जो आधुनिक हरियाणवी कविता के श्रेष्ठ प्रमुख कवि हैं, कंवल हरियाणवी हैं, डॉक्टर नानक चंद शर्मा है, देवी शंकर प्रभाकर, भारत भूषण सांगीवाल, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, रामधारी खटकर, तारा दत्त विलक्षण आदि ये जो है, विश्व बंधु शर्मा, ये सब हरियाणवी कविता के प्रमुख लेखक हैं। तो आइए हरियाणवी कविता की विशेषताएं क्या है यह हम जानते हैं। तो पहली विशेषता है कि हरियाणा का भूभाग। जितने भी आधुनिक हरियाणवी कवि हुए हैं या पहले के भी जो हरियाणवी कवि हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की महिमा का गुणगान किया है। हरियाणा का रहन सहन, खान पान, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, इनका शारीरिक गठन जैसे बहादुर है। यहाँ आप सब जानते हैं कि सेना में हरियाणा के सबसे ज्यादा सैनिक हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपने हरियाणा की पावन धरती और यहाँ के वासियों का रहन सहन आदि सबका गुणगान किया है। तो देवीशंकर प्रभाकर के शब्दों में एक उदाहरण देखते हैं कि हरियाणा की पावन धरती, तेरा बंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर ले तेरा अभिनंदन। भीम सरीखे पहलवान और कर्ण सरीखे वीर सिपाही, सीमा पर डटे खड़े हैं बने पहरुए बदलाई। जब कोई सीमा से झांका, जब ठीक जिसने घात लगाई, टूट पड़े रण में मत वाले, हाथ पकड़ लेना हर खाई। तो कहते हैं कि इसमें से आप यह देखेंगे कि जितने भी हरियाणवी कवि हुए हैं उन सब ने हरियाणा की माटी का जो है गुणगान किया है, हरियाणा के लोगों का गुणगान किया है। दूसरी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है सामाजिक सरोकार। आधुनिक हरियाणवी कविता में कवियों द्वारा छोटे छोटे सामाजिक सरोकारों के प्रति सजगता दिखाई गई है। जैसे कि समाज में जितनी भी समस्याएं फैली हुई है, जो समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना इनका प्रयास रहा है। फिर उन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है। कविताओं के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जिस घर में एकता होती है वहां पर जहाँ जुड़ाव होता है वहां ही संपन्नता आती है। यदि घर गृहस्थी में हर वक्त आपस में सभी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता है तो यह जो पारिवारिक कलह है इसे उन्होंने एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा। और यही नहीं, उन्होंने प्रेम पूर्वक रहने का लाभ का परित्याग करने की बात भी कही है। भारत भूषण सांगीवाल अपनी कुंडलियों में कहते हैं, जिस घर में एकता नहीं रहे रोज तकरार, नहीं कदे भी हो सके उसका बेड़ा पार। जिसका बेड़ा पार नहीं हो दुख हो मोटा, लक्ष्मी भाजे दूर कूदता फिरता टोटा। तो ये कहते कि लक्ष्मी जो है उस घर से दूर चली जाती है और चारों तरफ उस घर में टोटा, अर्थात जो चारों तरफ जो है टोटा ही टोटा दिखाई देगा, जहां पर आपस में एकता नहीं है, लोगों में लड़ाई झगड़े हैं और लोग आपस में तकरार करते रहते हैं। कहता सांगीवाल काला काज काल का वासा। वहां पर क्या है, सांगीवाल जी कहते हैं कि वहां पर काल का ही वास रहता है, अर्थात असमय लोगों की मृत्यु होती रहती है।
रहो प्रेम के साथ, करो ना घर में रासा। इसीलिए वो कहते हैं कि सभी घर में प्रेम के साथ रहो, रासा अर्थात किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जिस शादी में सादगी बसे उड़े भगवान, सौदाबाजी छोड़ दो लोभ न रखे हैं। यहाँ उन्होंने ध्यान किस तरफ दिया है? दहेज प्रथा की तरफ, कि जो सादगी से शादी करता है, दो परिवारों को जोड़ता है, वहां पर भगवान का वास होता है। इसीलिए हम विवाह को सौदाबाजी में कन्वर्ट नहीं करें। इस वजह से सांगीवाल जी ने कहा है कि लो 1 रुपया दान, बराती 5 चढ़ाओ। 5 बराती लेकर जाओ और 1 रुपया दान दो। सच्ची और अच्छी शादी करने का यही नजरिया है। ईश वंदना, आधुनिक हरियाणवी कविता में ईश्वर वंदना की भी एक मुख्य प्रवृत्ति है। विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से शिव, गणेश, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध आदि देवताओं की महिमा का गुणगान किया है। विभिन्न देवताओं का संबंध हरियाणा से जोड़ने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भगवान ने यहाँ हमारे हरियाणा की धरती पर बहुत से अवतार हुए हैं, तो जो है भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते कविता कवि ने लिखा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बिगुर खा लिया, दुखिया निर्धन विप्र सुदामा झट छाती कहला लिया, गज की तने बचा लिया जान और करी गिरहा की हारी, नरसी नंदा धन्ना तिरगे करके भक्ति ईश की, तारा मीरा द्रौपद पे रहे छाया बन के शीश की, ढेर सुनो जगदीश की खड़ा चरणों में पुजारी। कि आप हे जगदीश्वर परमात्मा, तुम्हारे चरणों में मैं पुजारी बनकर खड़ा हूँ। तुमने न जाने कितने भक्तों की लाज बचाई है, कितने भक्तों की सुरक्षा की है। इस प्रकार भगवान की महिमा का गुणगान करना भी हरियाणवी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है। राष्ट्रीय एकता की भावना, आधुनिक हरियाणवी कविता के माध्यम से कवियों ने केवल हरियाणा का ही गौरवगान नहीं किया है, अपितु राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी बल दिया है। इन कवियों ने स्पष्ट किया है कि हर भारतवासी को देश की अखंडता एकता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सिर्फ जो सैनिक है वो तो सीमा पर सुरक्षा करते ही है, पर देश की अस्मिता की रक्षा करना, देश के जो नियम है, जो देश का गौरव है, इस सब की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से यह भी हमारे सभी देशवासियों के लिए संदेश दिया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि तेरी आन शान की ओर जो हाथ उड़ेंगे तोड़ दूंगा मैं, बुरी नजर तय देखेगी जो आग उसने फोड़ दूंगा मैं, तेरी सौगंध खा के कहता बैरी का मुंह मोड़ दूंगा मैं, एक सूत पे चुन चुन न्यारे न्यारे मोती जोड़। कि वो कहते हैं मेरी परमात्मा, मैं अपने अपने देश के लिए वादा करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए यह सौगंध लेना चाहता हूँ कि कोई भी आंख इसको बुरी नजर से देखेगी तो मैं उस आंख को ही फोड़ दूंगा। मतलब कविताओं में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति घृणा, आधुनिक हरियाणवी कविता, जैसे आपने हिंदी कविता में भी देखा होगा कि जो कवि होते हैं वो समाज में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते ही हैं। तो इसी तरह से हरियाणवी कविता में भी उन्होंने किया है कि जिनके सामने जो समाज में किसान मजदूर जिनका शोषण होता है, जैसे कोई विधवा महिला है, किसान है, कोई गरीब व्यक्ति है, भिखारी है, तो उनके प्रति बड़ी संवेदना इन्होंने प्रकट की है। देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के, किसान की जिंदगी को कर बीते से मर फड़के, गर्मी में आकाश सफेद से कोरी आग बरसती, नीचे धरती आग उगलती, दुनिया पड़े तरसती। यही नहीं, साहूकार व गरीब किसान की विषमता। इस विषमता का शब्द का अर्थ क्या है आप यह समझें कि जो साहूकार है वह बहुत अमीर है और जो किसान है वह बहुत गरीब है। जो अन्न उपजाता है वह अन्न के लिए तरसता है। तो इसके लिए फौजी मेहर सिंह जो एक बहुत श्रेष्ठ हरियाणवी कवि हैं, उन्होंने लिखा है पाटूटे कपड़े टूटे तीतर कंठारे टीमा गम है, साहूकार के छोंक लगे तेरे आलन पड़े ना साग में। मतलब साहूकार तो छोंक लगा करके सब्जियां खाता है और यहाँ पर आलन भी नहीं दिया जाता। आलन भी सब्जी बनाने का एक तरीका है, साग आदि जो बनाते हैं। तो तेरी वीर जवार भोवे सिठानी, सूचे फूल बाग में, तने सोमन ने खाट प्यावे या उनके रुई के से पहले लागरे। कि भी किसी के पास तो सोने के लिए एक टूटी फूटी चारपाई भी नहीं है और किसी के पास सोने के लिए गद्दों के ढेर लगे हुए हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है वह भूखा मरता है, गरीब है, किसान है, तो उनके प्रति इन्होंने संवेदना प्रकट की है। श्रृंगार भाव, हरियाणवी कविता की जो श्रृंगारिकता है
भारत की दृष्टि को जो होता है। उन्होंने भारत की सुंदरता का भी बड़ा सुंदर चित्रण किया है। विभिन्न कवियों ने अपनी कविताओं में विभिन्न पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से श्रृंगार की योजना करके साथ साथ सहज ग्रामीण जीवन के रंग का भी वर्णन किया है। आमतौर पर इन कवियों ने श्रृंगारिकता का वर्णन करते समय मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो एक कविता में हम देखते हैं, मैं कद की रुके दे रही तू रोटी खा लिए हाली, दिन ढल जा जब फिर खेत में बह लिए हाली, बोल दिए जब बोला कोना, दे लिए बोल हजार मने, रोटी पानी भरया छाबड़ा तारा न्यार बने। मतलब जैसे कि नायक नायिका के मिलन का भी जब वो चित्रण करते हैं तो उसमें भी शालीनता है। बड़े सुंदर ढंग से हरियाणवी संस्कृति को दिखाते हुए उन्होंने श्रृंगार भावना का चित्रण किया है। सांप्रदायिकता का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध करने का अर्थ क्या है कि जो जाति धर्म देश भाषा आदि के आधार पर जो झगड़े करते हैं लोग, उन सब का इन्होंने विरोध किया। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जब दो तरह के अलग अलग भाव विचार आदि की वजह से अगर लड़ाई होती है, कोई कहता है कि हमारी जाति अलग है तुम्हारी अलग है, कोई जाति के माध्यम से, कोई कहता है कि हमारा धर्म अलग है दूसरे का धर्म, कोई भाषा के कोई क्षेत्र के, इन सब आधारों को बहाना बनाकर जो लड़ाई झगड़े करते हैं तो इन कवियों ने उनका भी विरोध किया है। तारादत्त विलक्षण ने अपनी कविता एक रहांगे मैं सांप्रदायिकता की भावना से दूर रहने की प्रेरणा दी है और एकजुट होकर देश पर मर मिटने का आह्वान किया। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया कि हम अपने देश में भाषा प्रांत जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को नहीं रहने देंगे, अर्थात भाषा प्रांत जात मजहब की भीत ने नहीं चिनन जाएंगे, सांप्रदायिक द्वेष के गढ़ भारत में नहीं बनन जाएंगे, न्यारी न्यारी डफली न्यारे न्यारे गीत का गाओ वनधा खंडित करे देश ने कोन्या ऐसी रीत चलावन था। मतलब जो देश को खंडित करते हैं ऐसी रीत को हम नहीं चलने देंगे, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर देश को बंटने नहीं देंगे। इसमें जो इसकी भीत का अर्थ होता है दीवार को बनने नहीं देंगे। हास्य व्यंग भी है, आधुनिक हरियाणवी कविता में हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी है। विभिन्न कवियों ने जीवन की छोटी छोटी बातें, मानवीय कमजोरी, राजनीतिक छल छद्मों पर हास्य व्यंग के माध्यम से पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है, उनको गुदगुदाया भी है। एक जैमिनी हरियाणवी अपनी कविता में लिखते हैं, ईब का इंसान भीतर तय कटपीस ऊपर तय थान, ईब की न्यारी ब्याह है तय पहलम तलाक की तैयारी, ईब का नेता जनता में डबल रोल करन हाला अभिनेता। कि उन पर एक हास्य करके व्यंग किया कि आज के जो इंसान है अंदर से कट पीस है, टुकड़े टुकड़े से है, ऊपर से एकदम थान की तरह सिमटे हुए दिखाई देते हैं। और जो नारी है शादी बाद में करती है, पहले तलाक की तैयारी कर लेते हैं। जो नेता है वे डबल रोल करते हैं, वो क्या करते हैं कि जनता में अलग है, ठीक है, पहले वो कुछ और दिखाई देते हैं और बाद में कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह से वे डबल रोल करने वाले अभिनेता हैं, नेता जो है ऐसे बन गए हैं। भाषा शैली के बारे में है, तत्सम तद्भव, जैसे कोई भी भाषा शैली के बारे में लिखते हैं कि उनमें इन शब्दों का सहज सरल रोचक हरियाणवी भाषा में प्रयोग जरूर किया गया है। इसके अतिरिक्त उर्दू और भी फारसी पंजाबी खड़ी बोली आदि के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। विषयाभिव्यक्ति का अर्थ जैसा विषय है उसके अनुसार अभिव्यक्ति करने का इन कवियों ने प्रयास किया है। अपनी भाषा में 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां हैं, अभिधा लक्षणा तथा व्यंजना, तीनों का प्रयोग किया है। भाषा में अनुभूति परक, अभिव्यक्ति पूर्वक तथा शाब्दिक बिंबों का समावेश है। कवियों ने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से भाषा की सशक्तता को बढ़ाया है, अर्थात अलग अलग तरह के प्रतीक दिए, उदाहरण दिए हैं, उनसे जो भाषा है वह और अधिक सशक्त हुई है और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति हेतु वर्णात्मक, संबोधन, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ये मतलब क्या होता है कि जैसे रचना को लिखने का जो तरीका उसे हम शैली कहते हैं। तो इन सभी कवियों ने, जो भी हरियाणवी कविता लिखने वाले हैं, उन्होंने जितनी भी तरह की शैलियां हैं किसी भी चीज के बारे में लिखने, उन सब का प्रयोग किया है। अपनी अभिव्यक्ति की पुष्टियों के लिए उन्होंने लोकोक्तियों, मुहावरों और जो आप्त वाक्य है इन सब का प्रयोग किया है। अर्थात जो कहावतें हैं, जो हम उदाहरण देते हैं किसी बात को समझाने के लिए, इन्होंने उन सब के बारे में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी है। तो इस प्रकार आपने आज देखा कि हरियाणवी भाषा का जो साहित्य इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके माध्यम पे आपने हरियाणवी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में जाना और समझा है कि हरियाणवी कविता
कविता में यह विशेषताएं हैं। आपको लगभग सभी विशेषताएं बताई गई हैं और इनमें प्रत्येक विशेषता का उदाहरण दिए हैं, एक एक दो। जितना आप मूल पंक्तियों को अपनी प्रश्न में डालते हैं वह उतना ज्यादा प्रभावी बनता है। और अगर मैंने आपको मैक्सिमम दिया है, आप उसमें से जितना भी चुनकर समझकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार याद करके लिख सकते हैं, उतने का आप अभ्यास करेंगे। जो आपको मैंने अध्याय में उदाहरण दिए हैं उसमें आपने स्पेशली ये बात का ध्यान रखना है कि उनको आप लिख करके अभ्यास करें, जिससे आपको किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक, व्याकरण संबंधी अशुद्धि आदि का सामना नहीं करना पड़े।